नाजरीन आदाब, आपके डॉक्टर में आप तमाम का दिल इस्तकबाल है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर के जाने माने मारूफ डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद MBBS MD कंसल्टेंट ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। डॉक्टर साहब ने कार्डिफ यूनिवर्सिटी लंदन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डायबिटीज़ में, और जॉसलिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में भी डॉक्टर साहब ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डायबिटीज़ में, और डॉक्टर साहब को फेलोशिप के खिताब से भी नवाजा गया है डायबिटोलॉजी में। नाज़रीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर शो हो रहा है, और अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब का कंप्लीट एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर रन हो रहा है। नाज़रीन, हमेशा हमारा प्रोग्राम खास स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसमें हम बात करते हैं ओबेसिटी और डायबिटीज़ के बारे में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो, क्योंकि ओबेसिटी आजकल किसी एक शहर या एक मुल्क एक जगह का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ओबेसिटी काफ़ी देखी जा रही है, जिसकी वजह से WHO के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों को ओबेसिटी के शिकार होते हुए देखा जाएगा, जिसकी वजह से तकरीबन जो भी ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी और हार्ट की प्रॉब्लम की बीमारियां कॉमन होती जाएंगी। नाज़रीन, हमें चाहिए कि जितना हो सके अपनी सेहत को जो है हम तंदुरुस्त रखना चाहिए, और ओबेसिटी जैसी बीमारी से जो है एहतियात करना चाहिए, जिसकी वजह से आज हमारा एक ख़ास प्रोग्राम होता है एवरी वेडनेसडे आपके लिए। तो आइए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जैसे ओबेसिटी के बारे में तो हम बात कर रहे थे, लेकिन हम डायबिटीज़ में प्रीमेच्योर डायबिटीज़ क्या होती है? जी ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने कि शायद आप इस ताल्लुक से पढ़ती हैं शायद। जी, नहीं, देखिए इसके जो डायबिटीज़ आने से पहले जो पहला जो बिफोर डायबिटीज़ आने से पहले जो शुगर होता है, हमें उसे प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। मतलब प्री डायबिटीज़ यानी कि फुल ब्लोन डायबिटीज़ से पहले उस यानी कि वो ना तो तब्दील कम्प्लीटली, ना तो वो डायबिटिक होता है, ना तो वो कम्प्लीटली डायबिटिक नहीं बोल सकते। तो मतलब बिल्कुल बीच का हिस्सा, यानी कि नॉन डायबिटिक, फिर प्री डायबिटिक होता है, फिर उसका डायबिटिक होता है। यानी कि एक आदमी नॉन डायबिटीज से प्री डायबिटीज बनता है, फिर प्री डायबिटीज से ही मेन डायबिटिक बनता है। तो अक्सर होता ये है कि हमें जो WHO, जैसा आपने आंकड़े जैसे बताया आपने कि भाई WHO का जो आंकड़ा होता है, या WHO की जो कहना होता है, या ADA का जो कहना होता है, या वर्ल्ड एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी, जो अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी का जो कहना होता है, यानी कि जितने भी सोसाइटीज का ये कहना है कि जो भी क्रॉनिक जो डिजीज दुनिया में होती है उसकी हम स्क्रीन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात, अहम चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि जो बीमारी जो ज्यादा होती है दुनिया में, जिस तरह से बढ़ती है दुनिया में, यानी कि जैसा कि आपने आंकड़ा बताया कि भाई 110 मिलियन 2002 में जो था, तो 2015 में हमारा फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स हो गए हैं 311 मिलियन, फिर जो 2030 में जो पेशेंट जो आने वाले हैं, जो होने वाले हैं, वो है 511 मिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये डायबिटीज का जो सिलसिला है। जी जरूर। जी हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? दुबले होने की दवा करता हूँ। जी क्या एज है आपकी? क्या उम्र है आपकी? 18। वजन कितना है आपका? 18। नहीं, आपका वेट कितना है? वजन 90। जी। हाइट कितनी है आपकी? 90। जी हेलो, हाइट आपकी कितनी है? हेलो, आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट। 5। ठीक है, और कोई सवाल? 8 फीट। ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं। जी अच्छा, कॉल करने का शुक्रिया। नहीं। जी अच्छा, कॉल करने का शुक्रिया। देखते रहिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए उस्मान साहब, एक जैसा आपने बताया कि आपका वेट आपने 90 केजीज बताया, और आपकी हाइट आपने 5 फीट बताई। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 40 किलो, और आपका वजन 50 किलो होना चाहिए था, और आपका वजन 90 है, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग
40 किलो वजन ज्यादा है। देखिए यहाँ पर तो मैं सीधी बात यही करूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे अक्सर ओल्ड शोज अगर देखते हैं तो या तो फिर आप मेरे यूट्यूब पे भी शोज देख सकते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के काफ़ी क्वेश्चन्स होते हैं और वजन कम करने का तरीका जब व्यूअर्स पूछते हैं तो बात वही रिपीटेशंस पे आती है। तो आप मेरे पुराने टॉक शोज देखें आप, तो शायद आपको उसमें मेरा वजन किस तरह से कम करना चाहिए, कोशिश किस तरह से करनी चाहिए, आप वो देख सकते हैं। तो अब बेहतर यह है कि आप मेरे यूट्यूब पे शोज आप जाके देख सकते हैं, जैसा कि डायबिटीज डॉक्टर शैक मारकर आप देख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल छोटा सा मैं आपका उसका जवाब ये दे सकता हूं मैं आपका कि देखिए, एक डाइट आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, डाइट बिल्कुल अच्छी डाइट होनी चाहिए। डाइट यानी कि अच्छे ग़िज़ायात खाना चाहिए, जैसा कि मैदे की चीज़ें आप बंद करना चाहिए, तेल आपका बंद करना चाहिए, जो तेल में डाल के जो चीज़ होती है डीप फ्राई होती है वो बंद करना चाहिए। बल्कि आप तो चावल बिल्कुल छीना आपको मना है, क्योंकि 40 किलो वजन बहुत ज्यादा होता है। बल्कि मैं यहाँ पर यह जरूर कहूंगा कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की जरूरत है, जिसके अंदर से ही आपका वजन कम हो सकता है। और आपको मेडिकल सपोर्ट की सख्त जरूरत है, यानी कि आपको डाइट ही नहीं, वॉकिंग ही नहीं, बल्कि आपको मेडिसिन की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं जी सर। हेलो हेलो जी, कौन बात करेंगे? हेलो अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हम डॉक्टर साहब से बात करने का था। वालेकुम सलाम बीबी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। शुगर बढ़ी हुई है, कल बहुत परेशान कर रही थी, चलने नहीं आ रहा, उनको घुटनों में दर्द है, चलने नहीं आ रहा। जी, क्या उम्र है उनकी? और उम्र 32 साल है। 32 है जी। वेट कितना है उनका, वजन? वजन 70 है शायद। जी अच्छा, शुगर कब से है? कब से? 3 साल से है उनको शुगर। 3 साल से है जी। तो क्या हुआ, तो आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, शुगर। हेलो, नहीं, शुगर कितनी है इनकी? शुगर इस वक्त कितनी है? शुगर है उनको, कैसा क्या कहा, लेकिन हाँ गोलियाँ खा रहे हो लोग, जी। कम नहीं हो रहा है सब। जी जी, ज्यादा है शुगर, तो कितनी ज्यादा है? आप 272 है। 272, ठीक है। कॉल करने का शुक्रिया, आप देखते रहिए। डॉक्टर साहब बताइए। जी डॉक्टर साहब। बेबी अस्सलाम वालेकुम, जैसे आपने बताया कि आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 272 बताया। देखिए, पहले तो चीज़ हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो शुगर लेवल्स हैं ये पोस्ट प्रांडल है, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद है, या रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स हैं। देखिए, रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स में बात अलग हो जाती है, पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल्स की बात अलग हो जाती है 2 घंटे लेने के बाद। तो मुझे ये नहीं पता कि भाई 272 जो भी है, लेकिन जो भी है, यानी कि अगर रैंडम ब्लड शुगर भी है तो बढ़ी हुई है, अगर पोस्ट प्रांडल यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद भी अगर हम उसकी बात भी करते हैं तो वो भी बढ़ी हुई है काफी। यानी कि होता यह है कि पोस्ट प्रांडल, पहले तो पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल जब बड़े होते हैं यानी कि ज्यादा होती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसे पहली तो चीज एक नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र काफी कम है, यानी कि 32 ईयर्स है, यानी कि टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए। जैसा कि यानी कि आपका पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल 160 to 180 के बीच में होनी चाहिए। जब पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर यानी कि खाने के बाद का शुगर लेवल जब ज्यादा होते हैं तो हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जिसे, क्योंकि डायबिटीज में 2 चीजें होती हैं, एक चीजें होती है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और दूसरी चीज होती है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। यानी कि एक पल्ले के एक तराजू के 2 पल्ले हैं, यानी कि एक पल्ले में माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी कि डायबिटीज की वजह से आंखों का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम या रगों का प्रॉब्लम, या दूसरे पल्ले में अगर हम जब बात करते हैं तो यहां पर बात होती है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि हार्ट की मोर्टेलिटी। तो बास स्टडीज जो रिसर्च हुई है, ये रिसर्च ये कहती है कि खाने के बाद का शुगर लेवल जब बढ़ा हुआ होता है तो वो तराजू के दूसरे पहलू यानी कि आपके मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम्स का चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर हो जाता है। लेकिन बाज स्टडीज ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है, लेकिन जो मेजर जो बड़े स्टडीज हैं वो तवज्जो या इस सब देते हैं कि पोस्ट प्रांडल कंट्रोल करने से हमारे हार्ट पे जो इफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको
आपको मिल चुका होगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे प्री डायबिटीज के बारे में। जी नहीं, यही जो खातून जो भी कॉल किए थे, इनके सवाल का जवाब मैं देना ये जरूर चाहूँगा कि यहाँ पर शायद आपके जो डोजिंग है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है डोजिंग का, वो रिक्वायरमेंट डोजिंग का आपका प्रॉपर नहीं है। लिहाजा आप या तो अपने जो डॉक्टर है पहले के उनके पास जाइए, या उनको चेंज करवाने लगाइए, या तो आप कभी भी आप या तो कन्वीनियंट है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। जी एक और प्रोग्राम में कॉल को शामिल करते हैं नाज़रीन। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम अर्शिया है। जी अर्शिया, हाँ जी बताइए अर्शिया। 19 ईयर्स है हाँ और मेरी हाइट 5.4 है। जी, वजन वेट 37। 37। जी क्या जानना है आपको? जी हेलो जी, क्या जानना है आपको? जी मेरे को अपना वेट गेन करने का है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी ज़रूर। और कोई सवाल? और कुछ नहीं। ठीक है, कॉल करने का हेलो? हाँ बताइए। हाँ जी, मेरे को है ना थोड़ा सा शुगर लो है, जी तो उसके लिए, उसकी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा बोलकर डॉक्टर ने कहा था। अच्छा तो वेट गेन करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, कॉल करने का बेहद शुक्रिया। देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर साहब आपके बारे में। जी डॉक्टर साहब। हाँ बीबी सलाम, जैसे आपने बताया कि आपकी हाइट, आपने 5 फीट 4 इंचेस आपकी हाइट बताई, जिसके हिसाब से आपका वजन 50 पे 6 होना चाहिए, यानी कि 56 केजी होना चाहिए, लेकिन आपका वजन 37 केजी है, यानी कि एक्सेस ऑफ आपको 15 किलो का वजन बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए अगर ग़िज़ा की जब हम बात करते हैं तो आप ग़िज़ा में हर वो एक चीज़ खा सकते हैं, मगर एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि शुगर की चीज़ों, शुगर की ही चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका वजन बढ़ता है। देखिए शुगर की, देखिए चाहे आप दुबले हो चाहे आप मोटे हो, बात किसी की भी हो, चाहे यानी कि दुबले से मोटा होने की बात हो या मोटे से दुबले होने की बात हो, लेकिन बात हमें सिर्फ एक ही करनी चाहिए, और बात है अपने बैलेंस डाइट की, यानी कि किस तरह से हम अपने खाने को बैलेंस रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर दुबले से हम मोटा होना चाह रहे हैं तो हम शुगर की चीज़ें ज़्यादा खाएं ताकि लो शुगर की वजह से आपका वजन वो रहता। देखिए बॉडी का एक सर्कुलेशन होता है, बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसी हार्मोन्स हमें दे रखे हैं बॉडी के अंदर जो शुगर को कंट्रोल रखता है, जो शुगर को मेंटेन करके रखता है। लेकिन यहाँ पर यह बात सही नहीं है कि हम लो शुगर होने की वजह से हम कुछ ज्यादा खाएं जिससे हमारा वजन ज्यादा बढ़े। लेकिन अगर शुगर की चीजें हम ज्यादा खाते हैं तो तब्दील आपका शुगर अंदर बॉडी में जाकर फैट में तब्दील हो जाता है, यानी कि चर्बी में तब्दील होता है, और हमारे जिस्म के लिए फैट की चर्बी होना या फैट में तब्दील होना अच्छी चीज नहीं कहलाई जा सकती है। हेलो हेलो सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ ठीक है, क्या सवाल है हाजिर आपका? मेरा पेट ज्यादा जी क्या बताया? मेरा पेट ज्यादा नहीं। अच्छा, पेट पे सूजन आ रही है आपके? फुल जा रहा। जी अच्छा जी और क्या, और कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम है आपको? हेलो, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज कम कर लीजिए प्लीज। हाँ अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? आपका पेट जो है फूल जा रहा, आगे? वेट कितना है और हाइट? ठीक है, आपका वजन कितना है? वेट 39 है, ठीक है। हाइट? हाँ 13। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? अच्छा वेट, ठीक है, आपकी हाइट कितनी? हाइट आपका कद, आप ज्यादा लंबे हैं या मीडियम है? लंबे है, ठीक है। तो कुछ पेट में दर्द है या कोई तकलीफ है आपको या? ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया। देखते हैं डॉक्टर साहब आपके बारे में क्या बताते हैं। हाँ, पिछले में जो कॉल्स हैं जो मोटे दुबले होने से जो मोटा होना चाह रहे थे, उनके लिए और एक मैं ये टिप देना जरूर चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक
यानी कि हर चीज़ आप डाइट में हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मेडिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको जब या ऐसे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो पाउडर होते हैं, जो अच्छे पाउडर्स कहलाए जाते हैं, जो लो फाइबर जो हाई फाइबर होता है, जिसमें हाई प्रोटीन होता है लेकिन लो कार्ब्स होते हैं, लेकिन ऐसे छोटी चीज़ें किस्म के होते हैं जिससे आपका वज़न बनने में हेल्प होता है। और मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिससे माशाल्लाह से शिफा मिलती है और वो मोटे होते हैं, लेकिन ओवरऑल मोटे होते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पेट मोटा हो जाए या फैट की चर्बी मोटी हो जाए, क्योंकि हम जब वज़न जब देखते हैं तो हमें चर्बी कितनी बढ़ती है, आपका विसल फैट कितना बढ़ता है, सबकुटेनियस फैट कितना बढ़ता है, आपका बॉडी फैट कितना बढ़ता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ही हम वज़न बढ़ाना चाहिए। और आपको मेडिसिन की सपोर्ट, मेडिकल थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत इसमें पड़ती है और आप लेना भी चाहिए। और रही बात दूसरे जो हमारे पेशेंट जिन्होंने बात की थी कि उन्होंने अपनी हाइट बराबर से नहीं बताई, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कितना उनका वज़न बढ़ रहा है, लेकिन उनका ये एक तकलीफ है कि पेट फूल रहा है। देखिए यहाँ पर पेट फूलने के कई वजह हो सकती है, पेट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ, हाँ हो सकता है कि एक वजह ये हो सकती है कि पेट फूलने की, ताकि शायद उनकी चर्बी वहाँ की बढ़ रही होगी, या चाहे वहाँ का विसल फैट बढ़ रहा होगा या बॉडी फैट बढ़ रहा होगा, या तो बाज़ लोगों की टेंडेंसी होती है कि पेट फूलने की, क्योंकि उनके रेक्टाइल्स जो होते हैं, जो मसल्स होते हैं जो पेट की तरफ, जिसे हम मेडिकल टर्म में रेक्टाइल्स कहते हैं, जब मसल की टोन ख़त्म हो जाती है या टोन वीक हो जाती है, तो हम जैसा खाते हैं तो वज़न एकदम वहाँ पर शाबी वेट आने की बढ़ जाता है। तो अगर हम वैसा वज़न अगर बढ़ता है तो या तो एक वजह ये हो सकती है मोटेपन से, या तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्हें या तो ब्लोटिंग की शिकायत है, यानी कि गैसेस की शिकायत है, जिसके वजह से पेट फूल रहा होगा या दिख रहा होगा। नहीं, अगर चर्बी नज़र आती है उनके पेट के पास तो शायद वो मोटेपन की ही निशानी है। जी, मैं एक कॉलर को हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। हेलो हेलो जी, हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारे बहन मोटे हैं। जी जी, कितना वजन है उनका वजन कितना? 85। 85, ठीक है। हाइट? हाइट 7। 5'8" है। 5'8" है। एज क्या है उनकी? एज 21। 21 जी। वो मैरिड है या अनमैरिड है? अनमैरिड। जी अच्छा। और कोई प्रॉब्लम? खाली मोटे हो रहे हैं ना, थायराइड भी है। अच्छा अच्छा, थायराइड, ठीक है। कॉल करने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताते हैं, आप देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, देखिए जैसा आपने बताया कि आपके बहन की हाइट आपने 5 फीट 8 इंचेस बताई और वेट 85 kg बताया। हाइट के हिसाब से उनका वज़न 60 पे 4 होना चाहिए, यानी कि 64 kg, और उनका वज़न 85 kg, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 21 किलो वज़न उनका ज़्यादा है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से वही बात दोहराता हूँ कि हमें वज़न कम करने के लिए सिर्फ एक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वज़न के करने के लिए डाइट भी ज़रूरत पड़ती है, हमें वॉकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और जब ये दोनों कोशिश हम जब कर लेते हैं, या कोशिश नाकामयाब हो सकती है, क्योंकि स्टडीज़ ये बता चुकी हैं, रिसर्च ये बता चुकी है कि दोनों के करने के बावजूद भी अगर वज़न ना कम हो तो हमें कम नहीं हो सकता, यानी कि नहीं होने के चांसेस हो सकते हैं, मगर होने के चांसेस सिर्फ 20% है। यानी कि ये दोनों करने के बावजूद भी अगर वज़न ना कम हो सके तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़े मेडिकल की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब मेडिकल सपोर्ट मिल जाता है तो आप वज़न लूज कर लेती हैं, तो उसके बाद से आप अपने वज़न को मेनटेन कर सकती हैं, यानी कि वज़न को मेंटेनेंस किया जा सकता है। जी, एक और प्रोग्राम में हम कॉलर को शामिल करेंगे नाज़रीन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? लंगरों से बात कर रहा हूँ, मैं पैथोजन बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? ओबेसिटी के बारे में जो आजकल हेयरबल प्रोडक्ट्स निकले ना। जी जी, हेलो, हाँ, उस हेयरबल प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम करना क्या सही है? हेयरबल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह? जी अच्छा, जरूर बताएंगे डॉक्टर डॉक्टर से साहब। पूछना था। जी अच्छा, और कोई सवाल? हाँ, उस बारे में हेयरबल प्रोडक्ट जो निकले आजकल, पूना की कंपनी और निकाल रही कंपनी जी के बारे में। ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ताज साहब,
जैसा आपने कहा कि हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना किस हद तक सही है, देखिए मैं उसी चीज़ की बात कर सकता हूँ जिस बारे में मुझे मालूमात है या जिसकी मैंने पढ़ाई की है। मैंने कभी हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, मैंने उसके बारे में स्टडी नहीं की है। जिस चीज़ के बारे में मुझे मालूम नहीं है तो उस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस मामले में मैं आपको बता नहीं सकता। आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट्स की मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, हमारे जो दूसरे सवाल जो जावेद साहब ने जो इससे पहले जो सवाल पूछा था उनकी बहन के लिए, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए कोशिश डाइट की अगर हम जब बात करते हैं तो हमारे तो तलन की चीज़ें, डीप फ्राई की चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें या चावल से बनी चीज़ें या चावल से बनी चीज़ें जैसे दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें, ये चीज़ों का इस्तेमाल करना कम कर देना चाहिए। हमें बिल्कुल 0% पे लेके आ जाना चाहिए। लेकिन बल्कि देखिए डाइट यानी कि ऐसा अक्सर लोग ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि डाइट अगर हम जब बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि जब वजन कम करने की हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि डाइट की, और सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में आता है डाइट, और डाइट से फिर उसके बाद पहला सवाल उनके दिमाग में जाता है कि हम डाइट करें तो यानी कि सब चीज़ को बंद कर दें। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमें कोई भी चीज़ बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि बास चीज़ ऐसी जैसी होती है, जो शक्करी जैसी चीज़ें होती है या मैदे वाली जो चीज़ें होती है या बेकरी वाले जो आइटम होते हैं जिसमें मैदा जो इस्तेमाल किया जाता है, शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हम रोकनी चाहिए। और एविडेंस है, इसके स्टडीज़ है, इसके कई रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि शक्कर जब जाती है हमारे जिस्म में तो यही शक्कर तब्दील हो जाती है फैट में, क्योंकि कुछ हद तक हमारी बॉडी, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि जब शुगर लेते हैं बॉडी में तो शुगर कुछ हद तक शुगर के फॉर्म में रहती है, लेकिन जब शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है जो जिसम में हमारा, यानी कि जब इतना लेवल बढ़ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, जिसे हम कहते हैं फ्री फैटी एसिड्स, और यही फैट तब्दील हो जाता है, जाकर जमा होता है आपके लिवर में, यानी कि चर्बी का जमा हो जाना आपके जिगर में, और फिर चर्बी का जमा हो जाना खून में। तो ये जो चीजें होती है ये बहुत ही हमारे जिस्म के लिए, हमारे बॉडी के लिए खराबा पहुंचा सकती है। जी, एक और प्रोग्राम में हम कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सैयद नईम बात कर रहा हूँ। जी नईम साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैं शुगर के मामले में बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बताइए। मेरे तलवों में बहुत जलन हो रही है। जी अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 50 साल जी, वजन कितना है आपका? 60। ठीक है। कब से आपको ये शुगर है? 4 साल हो गया। जी 4 साल? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, ठीक है। 4 साल। जी जी जी, कितनी है आपकी शुगर? ज़्यादा है या बराबर है? 200 चल रही। 200 चल रही, ठीक है। 200। जी, आपको क्या तकलीफ है? और सिर्फ पैरों में जलन हो रही है या और भी कोई प्रॉब्लम है? ये कुछ नहीं, सिर्फ तलवों में जलन हो रही। जी अच्छा, और कोई सवाल? और कुछ नहीं। जी अच्छा, कॉल करने का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। जी जरूर। नाज़रीन, हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप भी हमारे साथ रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आदाब के बाद फिर हमारे प्रोग्राम आपके डॉक्टर में आप तमाम का दिल इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास नईम साहब का सवाल था। जी, उनको शुगर की वजह से जो है जलन हो रही तलवों में। जी नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपके पैर में जो जलन है,
देखिए, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जब शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ज़्यादा अरसे तक जब शुगर अगर कंट्रोल नहीं रहता तो पैरों में, तलवों में जलन होना लाजिम हो जाता है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन। बाद लोगों का ऐसा होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है, बाद लोगों का ऐसा होता है कि कोई चीज़ चुभे ऐसी नजर लगती है, और बाद लोगों में उंगलियों के सुन्न पड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, इसका एक ही इसका रीज़न ये है क्योंकि लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि 4 साल से आपको डायबिटीज़ है, तो अगर हम जब इसकी काफ़ी अरसा हो चुका है, अगर शुगर लेवल्स अगर कंट्रोल में नहीं है तो जिसकी वजह से ये बर्निंग सेंसेशंस होते हैं। देखिए, जैसा कि खाने से पहले का शुगर लेवल होना चाहिए 100 और 120 के बीच में, और खाने के बाद का शुगर लेवल होना चाहिए 160 to 180 के बीच में। लेकिन अक्सर जैसा आपने बताया कि 200 रहती है या उसके बढ़ के रहती है, ये तो प्रॉपर हिस्ट्री पे ही होता है। तो अगर हम शुगर को कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सेंसेशंस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर जब तक अगर उसको करें तो कई इसके मेडिसिन होते हैं, जैसे कि प्रेगाबलिन होती है, मिथाइलकोबालामाइन होती है, विटामिन B12 होता है, इसके कई ऐसे एक कॉम्बिनेशन के ड्रग आता है। तो ये जब हम एक बार प्रेगाबलिन जैसा अगर इसका यूज़ कर लेते हैं, यानी कि प्रेगाबलिन यानी कि एक मेडिकल गोली का वो है, अगर इसका यूज़ करने से एक टाइम पे इंशाल्लाह इसकी ये जलन ख़त्म हो जाती है। जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़ में होता है। जी जी जी, देखिए, हाँ, जैसा कि हमने शुरुआत की थी प्री डायबिटीज़ से, तो प्री डायबिटीज़ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्री डायबिटीज़ के वैल्यू क्या होते हैं, यानी कि देखिए 100 और 126 का जो वैल्यू होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि नार्पेट शुगर लेवल का, अगर 100 से शुगर लेवल अगर कम आती है तो नार्पेट में, तो हम उसे नॉन डायबिटिक करार देते हैं, यानी कि पेशेंट को शुगर वो इंडिविजुअल को शुगर नहीं है। लेकिन 100 और 126 के बीच में जब शुगर आती है उसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 110 शुगर लेवल अगर बताई गई है फास्टिंग में, यानी कि नारपेट 8 घंटे के नारपेट में अगर आपको शुगर बतलाती है 100 और 126 के बीच में, तो वो इंसान को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्री डायबिटिक यानी कि हम उसे छप्पा मार दे कि वो डायबिटिक हो गया, लेकिन वो डायबिटिक नहीं रहता, वो प्री डायबिटिक कहते हैं। अगर वही खाने से पहले का 8 घंटे के नाश्ते से पहले का जो शुगर लेवल अगर 126 के ऊपर आता है, 2 बार आता है, तो हम उसे प्री डायबिटिक कहते हैं, या सॉरी हम उसे डायबिटिक पेशेंट कहते हैं, यानी कि वो इंडिविजुअल को हम डायबिटिक का करार दे सकते हैं, यानी कि वहां पर हम स्टैंप मार सकते हैं। लेकिन अब इसी तरह की बात आती है खाने के बाद के शुगर लेवल की, यानी कि 2 घंटे का खाना खाने के बाद की शुगर लेवल, वहां की क्या वैल्यू होती है, यानी कि 140 और 199 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो यानी कि 145, 160, 180, 190, अगर 199 तक भी अगर आती है तो वो प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी कि डायबिटीज से पहले का स्टेज। और अगर 200 के ऊपर अगर शुगर की वैल्यू आती है तो हम उसे डायबिटिक करार देते हैं। अगर 140 से कम की शुगर की वैल्यू आती है खाने के बाद, 2 घंटा खाना खाने के बाद की वैल्यू, तो हम उसे नॉन डायबिटिक कहते हैं, यानी कि उसे शुगर ही नहीं है। तो यहां पर बात आती है 3 चीजों में। जब हम प्री डायबिटीज को देखते हैं, यानी कि शुगर का आने वाले के स्टेज को जब हम देखते हैं, तो 3 वैल्यूज को देखते हैं। एक फास्टिंग यानी कि नारपेट 8 घंटे पहले 8 घंटे वाले का एक स्टेज को देखते हैं, और दूसरी चीज हम देखते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद के वैल्यू को, और तीसरी चीज हम देखते हैं 3 महीने शुगर स्टेटस आपका क्या है, यानी कि 3 महीने से आपके खून में शुगर कितनी है। देखिए, ये वैल्यू होती है 5.5 to 6.5। अगर किसी का वैल्यू अगर 5.5 to 6.4 के अंदर आता है तो हम उसे प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी कि डायबिटीज आने वाले का स्टेज। अगर 6.4 से जब आता है तो हम उसे डायबिटिक करार देते हैं। अगर 5.4, 5.5 से कम अगर आता है तो हम उसे नॉन डायबिटिक करार देते हैं। देखिए, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्री डायबिटीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब 2 वैल्यूज होते हैं, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स, और एक वैल्यू और एक चीज होती है इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। देखिए, 2 ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स और एक वर्ड होता है इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। देखिए, होता यह है इंपेयर्ड फास्टिंग यानी कि नारपेट के शुगर के लेवल को हम इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। अगर इंपेयर्ड
ग्लूकोज टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो ये बात हो जाती है, या तो यही बात पोस्ट पैरल ब्लड शुगर को ले ले, या तो यही बात का मतलब होता है कि ओजीडीटी टेस्ट जो हम करवाते हैं उसका भी बात एक ही चीज होती है, तो पोस्ट पैरल ब्लड शुगर लेवल। तो यहां पर भी अब कितने लोग प्री डायबिटिक वाले जो शुगर बीच में शुगर है, कितने लोग डायबिटिक बन सकते हैं, प्री जो साइंस बतलाती है, जिस पर एविडेंस हुआ है, जिस पर रिसर्च हुई है, ये रिसर्च ये बतलाती है कि आने वाले एक बार अगर कोई इंसान प्री डायबिटिक बन चुका है, यानी कि उसके जो मैंने वैल्यूज बताए, अगर वो वैल्यूज में अगर वो इंसान बैठ जाता है तो कितने चांसेस उसके हो जाते हैं वो शुगर में तब्दील हो जाने के 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं चांसेस एक नॉन इंडिविजुअल से, यानी कि जिसको जो प्री डायबिटिक ना हो या जो प्री डायबिटिक हो। अगर हम दो लोगों की बात करते हैं कि एक आदमी जिसको प्री डायबिटिक ना हो यानी कि शुगर ही ना हो, और एक आदमी जिसमें शुगर हो लेकिन फुल टाइम शुगर ना हो, यानी कि शुगर आने वाले पहले का स्टेज में जो होता है, तो वो आदमी को यानी कि प्री डायबिटिक आदमी को 5 गुना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है आपको शुगर में तब्दील होने के लिए, यानी कि वो बिल्कुल एक एज पे होता है, एक बिल्कुल एक ऐसी तलवार की ऐसी धार के कोने हिस्से में रहता है कि वो डायबिटिक बन जाता है, यानी कि बनने में तब्दील में कुछ वक्त नहीं लगता। लेकिन कितने साल में बनता है? देखिए, बाज लोगों में ये स्टडीज देखी गई है कि भाई वो 2 साल में भी बन सकता है, 4 साल में भी बन सकता है, 5 साल में भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अब बात ये आती है कि जो आदमी प्री डायबिटिक है और जो आदमी कंप्लीटली डायबिटिक है, यानी कि जिसको कंप्लीटली शुगर है और जिसको शुगर है लेकिन कंप्लीट शुगर नहीं है, मतलब यानी कि वो कंप्लीट डायबिटिक नहीं है, तो दोनों के कॉम्प्लिकेशंस सेम होते हैं। देखिए, ये बात अहम चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें कभी भी हमारे लोगों में हमें ये पता नहीं चलता कि हम प्री डायबिटिक है या नहीं है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम कभी स्क्रीनिंग करवाते ही नहीं है, यानी कि कभी हम 6 महीने में हम कभी जिसको शुगर जिसको हो भी ना हो वो भी जाकर कभी ये नहीं मालूम करने की कोशिश करते कि मुझे शुगर है या नहीं है। जी, मैं कॉलर को शामिल करता। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? ये कुकटपल्ली से बात कर रही हूँ मैं। जी, बताइए। वो शुगर आती ना, शक्कर से आती बोल रहे डॉक्टर साहब। जी, गुड़ खाने से भी आती शुगर। जी, अच्छा, और कोई सवाल? जी, और कोई सवाल आपका? आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज प्रॉब्लम का आप लोग हम बोलते हैं। जी, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए प्लीज। हेलो। नहीं, हमारी बच्ची को साइनस प्रॉब्लम है नाक का। जी जी और होम्योपैथी की दवा खिला रही मैं बच्ची को। जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब ओबेसिटी और डायबिटीज के कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है। आप उसके बारे में बताइए, कोई सवाल आप जानना चाहते हैं? ठीक है। अब हमारे शौहर का वेट बढ़ा तो अब उन्हें शक्कर बहुत खाते, मीठा होना बोलते हर 4 दिन में। जी जी। शुगर चक्कर है उनको, शुगर नॉर्मल है। जी, तो वो हम बोले वो शुगर आएंगी, उम्र के हिसाब से आती ना, तो गुड़ खाए तो आती या नहीं आती बोल के मालूम करेंगे उनकी तरह। जी, अच्छा, कॉल करने का बेहद शुक्रिया। आप देखते रहिए प्रोग्राम, देखिए डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। जी डॉक्टर साहब। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा आपका एक सेंटेंस था कि उम्र के हिसाब से शक्कर आती है तो आती है। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि आज आप 17 साल के बच्चे में भी शुगर देखेंगे, 13 साल के बच्चे में भी शुगर देखेंगे, या 25 साल की उम्र में भी शुगर देखेंगे, या 30 साल की उम्र में शायद देखेंगे, और बाज लोगों को आप 60 साल की उम्र में भी शुगर देखेंगे। तो ये जो हिसाब किताब आप लोग जो दिमाग में लेके बैठे हैं वो हटा दीजिए कि उम्र के हिसाब से शक्कर आती है, या हमको हम गुड़ भी खाते हैं लेकिन शक्कर हम जाके शक्कर चेक करें लेकिन शक्कर नहीं मौजूद हुई। देखिए, कोई भी चीज को आप बैलेंस वे में करें, एहतियात करें, क्योंकि एहतियात करना सुन्नत तरीका भी है। देखिए, हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, जिसे हम कहते हैं कि भाई हर चीज की एहतियात करो, ऐसी चीजों से एहतियात करो जो हमें बीमारी में तब्दील ना कर दे। देखिए, अब यहां पर बात होती है, देखिए, अगर हम और हर चीज को खा सकते हैं दुनिया में, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें हमें दी है वो हर वो एक चीज को हम उसका फायदा ले सकते हैं। हर वो एक चीज का एक फायदा होता है, हर एक चीज में एक छुपी हुई एक अल्लाह ताला की एक उसमें एक राज है जिसमें जो हम पहचान नहीं सकते। लेकिन एक बात जरूर कह दो कि बस बैठ कर गुड़ी खा रहे हैं,
ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप सिर्फ बैठ के खाली गुड़ी खाए, खाली बैठ के आप खाली हनीज खा ले, या बैठ के खाली एक ही तब्दील में खाली बिरयानी खा ले। देखिए ऐसी बात नहीं होती। अगर हमें जो भी चीज करनी है बैलेंस वे में करना है, यानी कि मॉडरेट वे में करना है, यानी कि हर एक चीज को एक तरीके से खाना चाहिए, एक तरीके से लेना चाहिए। अगर जब हम गुड़ की बात करते हैं तो बिल्कुल गुड़ खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि गुड़ बंद कर देना है, लेकिन गुड़ कितना खाते हैं, कितने बार खाते हैं और कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, ये बात अहम हो जाती है। लेकिन कोई आपको आपको गुड़ खाने से रोकना है, लेकिन कितने बार, कितनी क्वांटिटी में और दिन भर में कितने बार खाते हैं। अगर वो मोटे ना हो, अगर वो बिल्कुल दुबले पतले वो हो और अपनी हेल्थ का वो बिल्कुल सेहत का अपना ख्याल रखते हैं, अगर ऐसे और जैसे अगर उन्हें पेट की तरफ अगर आतरफ में अगर मोटापन नहीं है तो वो एक चीज खा सकते हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल। लेकिन वो जो भी खाते हैं, हमारा काम ये हो जाता है कि हम जो भी कंज्यूम करते हैं, हम जो भी खाते हैं, हम उसे बर्न भी करना चाहिए, हम उसे गलाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बॉडी के लिए खाते हैं, फिर हमारी बॉडी, खुद की बॉडी के लिए भी हमें गलाना भी चाहिए। ये दो अहम चीजें हमें साथ में ही करनी चाहिए। तो बात यहां पर यह होती है कि हनी की जब बात होती है, हनी के कई फायदे हैं, हनी के बहुत अच्छी चीजें हैं, हनी को आप लेना भी चाहिए, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, कितनी बार। देखिए हनी के फायदे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक बोतल लेके रोज एक सुबह में एक बोतल आप वो खा सकते हैं कि भाई हनी के ये फायदे हैं। बिल्कुल फायदे हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में। हर एक चीज का एक तरीका होता है खाने का, हमें वो तरीके पर चलना चाहिए। यानी कि बात ये हो जाती है कि हमें हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है। डिसिप्लिन, जिसमें जो इंसान में जब डिसिप्लिन आ जाती है, वो इंसान हर वो एक चीज में, हर एक बीमारी से दूर रहता है और हर चीज की जिंदगी में, दुनिया में वो कामयाबी लेता है, दुनिया में भी लेता है और अपनी आखिरत में भी लेता है। तो जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है हमें, चाहे वो खाने पीने के मामले में ले लीजिए, या वो अपने प्रोफेशनल मामले में ले लीजिए, या दीनी मामले में ले लीजिए, या दुनिया के मामले में ले लीजिए, चाहे किसी भी मामले में ले लीजिए, हमें डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है। और जब तक हमारे अगर खून में अगर डिसिप्लिन ना है, वो इंसान बहुत ही वो है कि भाई उसे चाहे वो बीमारियों में, चाहे वो दूसरी चीजों में वो तब्दील हो सकता है। तो हर एक चीज का, खाने पीने का डिसिप्लिन होना चाहिए, कितना खाना चाहिए उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें जो खाते हैं उसे बर्न भी करना चाहिए, हमें गलाना भी चाहिए। ये सारी डिसिप्लिन जिंदगी में हमें होनी चाहिए। हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं टोली चौकी से बात कर रही हूँ। जी, नाम बताएंगे आप अपना? जी हाँ, मैं एक्चुअल मेरे दो बच्चे हैं जी। छोटे, एक 4 साल की लड़की और एक 2 साल का लड़का है मेरा। अभी मेरे को 54 में मेरे को कंफर्म हुआ कि मुझको शुगर है बोल के। जी। तो मेरी शुगर इतनी निकली कि मेरे को 367 थी। जी। तो अभी मैं डॉक्टर साहब से तो कंसल्ट करी, अभी जैसा डॉक्टर साहब अभी मेरे को जितनी जानकारी दे रहे हैं, जी। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये इतने मालूमात हुए हैं। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को इससे पहले तो कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरे लड़के के वक्त में जब मैं 5 मंथ्स प्रेगनेंट थी, तब मेरी लेडी डॉक्टर 84 शुगर बोल के कुछ का टेस्ट करवाए थे, तो थोड़ी सी लेवल की निकली थी, लेकिन फिर उसके बाद में से उन्होंने परहेज बताया तो कम हो गया था। जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा लड़का हुआ, तो अब 2 साल के बाद मेरे को अभी कंफर्म हुआ कि मेरे को शुगर आ गई। जी। तो इससे मेरे बच्चे पे कोई इफेक्ट होता है क्या? उनके डॉक्टर अभी प्रेग्नेंट है? आप अभी प्रेग्नेंट है या डिलीवरी हो चुकी है? नहीं, डिलीवरी हो चुकी है, मेरा 2 साल का लड़का है। जी जी जी। तो अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान अभी शुगर आई है जी। रिसेंट मेरे को 15 दिन पहले मालूम हुआ। जी। तो अभी मेरे बच्चे को भी कुछ ऐसा हो सकता क्या बोल के मैं वही डॉक्टर से जानना चाह रही थी। जी। अच्छा। और ये एक्चुअल होता क्यों है? अभी तो वो रीजंस मैं वही सुन रही थी अभी डॉक्टर जो बता रहे थे, तो इसके लिए क्या एहतियात करना चाहिए? और एक चीज, शुगर जब डाउन होती है तो ऐसा कंफर्म होता है कि हमको शुगर डाउन हो गई, क्योंकि रैंडम तो अवेलेबल नहीं है, तो अगर रैंडम रहा भी तो हम टेस्ट करके मालूम कर सकते, लेकिन अभी रिसेंट अगर मालूम करना है अपने को तो शुगर डाउन हो गई या हाई होगी, तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जी। अच्छा जी, ज़रूर आपको ज़रूर बताएंगे। कोई और सवाल? थोड़ा सा ये जानकारी दे दें, मैं शुक्रगुजार हूँ। ज़रूर ज़रूर, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब।
बेबी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको या मेरे कोई भी जितने भी जो व्यूवर्स इसे वॉच करते हैं शो को, कि उन्हें फ़ायदा मिलता है या वो फॉलो करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और रहा सवाल आपका, जैसा आपने बताया कि एक फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जैसा आपने बताया कि 5th मंथ में आपको 84 आपका शुगर लेवल था। देखिए, जब अगर 84 लेवल यानी कि लेस देन 92 अगर शुगर लेवल आपका 5 यानी कि 24 to 28 वीक में अगर आपको बतलाता है तो आप नॉन डायबिटिक है। सीधी सीधी बात है, नॉन डायबिटिक है। लेकिन कौन सा टेस्ट करवाया आपकी लेडी डॉक्टर ने वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन OGTT जो होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो 75 ग्राम्स ऑफ ओरल ग्लूकोज आपको देकर पहले 0 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 2 घंटे में, ऐसा टेस्ट देखकर ही हम बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, क्योंकि कंफर्म ग्लूकोज टारगेट होता है और वो कंफर्म ग्लूकोज टारगेट देने से ही हमें कंफर्मेशन रिपोर्ट मिलती है। हाँ, अगर सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर लेकर करवाते हैं तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड रिपोर्ट नहीं है, यानी कि वो तरीका ही नहीं होता है, एक पहली चीज। और रही बात, अब बात होती है कि प्रेगनेंसी का दौर तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी तो आपकी हो चुकी है, अब आपको 2 साल का लड़का है, लेकिन और आपको ये भी बात अब मालूम हो चुकी है कि आप डायबिटिक है। ठीक है, अगर आप डायबिटीज है तो अब आपका दूसरा सवाल ये था कि आपके बच्चे को डायबिटीज आने के कितने चांसेस हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा सवाल मैं ये दे देता हूं कि 20% चांसेस हो जाते हैं। अगर माँ अगर डायबिटिक है या अगर वालिद अगर डायबिटिक है तो दोनों में से अगर कोई भी एक डायबिटिक है, अगर 20 तो उनके बच्चों को, यानी कि उनका चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको 20% चांसेस हो जाते हैं। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं जिसको डायबिटिक अगर है तो 20% है। लेकिन बात मैं यहां पर फिर से यही दोहराता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम डायबिटीज हमारे माँ को है या वालिद को है तो बच्चों में भी वो विरासत में शुगर लेने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ सकती। अगर वो लड़का लड़की अपनी जिंदगी में अगर प्रिवेंशन करते हैं, और प्रिवेंशन किस तरह से होता है, प्रिवेंशन अपनी ग़िज़ा से, अपने डिसिप्लिन से, अपन कितना अच्छा क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, अपनी एक्सरसाइज से, हमारी वॉकिंग से, तो एक जीन होता है। देखिए, दुनिया में अगर माँ अगर वालदा या वालिद को अगर किसी को शुगर है तो हम उनका एक जीन लेते हैं, यानी कि उनका एक DNA में हमारे पास एक उसमें जीन होता है, वो जीन हम कैरी जरूर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर जो भी जिसको भी जीन अगर वो बॉडी में हो तो वो डायबिटिक बन जाए। खाली हम विरासत में हम वो जीन को अपनी बॉडी में लेके आते जरूर है, लेकिन वो जीन को एक्टिव करना या वो जीन को जाकर सिग्नल्स देना वो आपके खुद के हाथ में होता है, और वो होती है आपका लाइफस्टाइल, यानी कि जिस तरह से खाते हैं, क्या खाते हैं, आप मोटे होते हैं या चाइल्डहुड ओबेसिटी। मैं यहाँ पर यह बात जरूर कह दूंगी कि ये व्यूअर को कि आप अपने बच्चों को ये एहतियात जरूर रखें कि वो ओबीस ना हो, यानी कि मोटा ना हो, एक चीज। और दूसरी चीज, वो जिंदगी में अच्छी चीजें, तलन की चीजें और वॉकिंग जैसी चीज होती है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि बच्चों का मोटापन जो बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर मोटे हैं तो ये जरूर कहूंगा कि मोटे लड़के हैं या लड़की है तो दुबला कर दे। दूसरी चीज, और उनका लाइफस्टाइल को चेंज कर दे, उनके घर में बैठ के टीवी देखने का अंदाज और उसको चीजों को बंद कर दे, या बाहर खेलने का उनको ज्यादा मौका दे। और तीसरा सवाल आपका था कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि अपन का किस तरह से हमें सिम्टम्स मालूम चलेंगे कि मुझे शुगर नीचे गिरा है। तो आई थिंक मैडम उससे पहले अगर आप क्वेश्चन लेते हैं तो हाँ, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या थे, आपका ये तीसरा सवाल था। देखिए, जब भी किसी का अगर शुगर गिरता है तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि पसीने आते हैं या नहीं। एक नंबर 1 चीज स्वेटिंग जिसे हम कहते हैं, पसीने का छूटना। और दूसरी चीज हाथों का थरथराना, यानी कि इस तरह से हाथ थरथराना शुरू करते हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये होता है कि हॉल ज्यादा होता है, यानी कि धड़कन बढ़ जाती है, या क्योंकि पैल्पिटेशन जिसे हम कहते हैं उसका बढ़ाता है। और चौथी चीज चक्कर का आना। देखिए, चक्कर 2 चीजों में भी आती है, शुगर बढ़ने में भी चक्कर आती है और शुगर कम होने के टाइम पे भी चक्कर आती है, यानी कि गिडिनेस जिसे हम कहते हैं। जी, मैं कॉलर जी जरूर सर। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, कौन बात कर रही है? जी, मैं शाकिरा बात कर रहा हूँ। जी शाकिरा, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैं 2 लड़कियों की माँ हूँ, नॉर्मल डिलीवरी से मेरी। जी जी
हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए क्या सवाल है आपका। कि मेरे को पेट ज्यादा निकल जा रहा है, उसके लिए रोजाना सुबह नहर पे शहद ले रही एक चम्मच। जी जी जी, आगे। जी, उससे कुछ फायदा हुआ या कुछ पेट अगर काटना कम होना रहा तो क्या करना तो चाहिए? उनको फायदा हुआ क्या, पूछिए आप। हनी लेने से उनको फायदा हो रहा क्या? चमचा सुबह हनी ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, तो क्या आपको इससे कुछ फायदा हुआ? जी नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। जी, क्या उम्र है आपकी? जी 25। 25 है। वेट कितना है आपका? 50। जी, हाइट? जी हाइट 4.8 इंच। 4.8। ओके, ठीक है शाकिरा जी, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। कोई और सवाल? नहीं, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि वैसे तो आप उतनी ज़्यादा ओबीस नहीं है, मोटी नहीं है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न बिल्कुल बराबर चल रहा है, लेकिन बाद लोगों को ऐसे होता है कि पेट निकल के आता है, और मे भी क्योंकि आपको 2 बच्चे भी हैं, तो शायद आपको डिलीवरी के बाद भी जनरली होता ये है कि जो रेक्टाइज होते हैं, जो मसल का जो टोन होता है, वो टोन थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। और जब इलास्टिसिटी यानी कि जब बैक अगर फूगा है, अगर फूगे का अगर इलास्टिसिटी बढ़ती है तो और फूलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से पेट का भी हिसाब उसी तरह से होता है। शायद उसकी वजह से आपका पेट निकल कर आ गया होगा, या वहाँ पर फैट एक्सेस जमा हो गया होगा। तो मैं आपके लिए एक सलाह ये ज़रूर दूंगा कि जो आप ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करें, यानी कि चलना फिरना ज़्यादा शुरू करें, और एब्डोमिनल एक्सरसाइज ज़रूर करें आप, यानी कि पैर को सीधा रखकर आप अपने पीठ से अपने हाथ सर के पीछे अगर आप रखकर अगर एक शुरुआत में 2-2 4-4 अगर आप कर अगर वैसे एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हैं तो इंशाल्लाह आपको आपकी टोन की इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाएगी। और ब्रिस्क वॉकिंग आप ज़रूर करें, क्योंकि ब्रिस्क वॉकिंग में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्रिस्क वॉकिंग में फ़ैट मोबिलाइज होगा। देखिए, जब हम चलते हैं, जब तेज़ चलते हैं तो पसीना छूटता है, जब पसीना छूटता है और जो पेट का आता है जो फ़ैट होता है वो फ़ैट मोबिलाइज होता है। एक कॉल को मैं शामिल करूँ डॉक्टर साहब? जी ज़रूर। हेलो जी, आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मुनव्वर है। जी मुनव्वर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, फैट थोड़े दिन से 1-2 साल से ज्यादा आ जा रहा मेरे को, मतलब खाना तो नॉर्मल से ज्यादा ही खा रहा हूँ आजकल, और मेहनत भी इतनी ज्यादा हो रही है, बट फैट बॉडी में जमा हो जा रहा है, जैसा कि टमी में ज्यादा आ जा रहा है फैट। तो इसके लिए कुछ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 26 होगी शायद। 26। वेट? 26, और वेट होगा अबाउट 80। ठीक है। हाइट? और मतलब एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, सिर्फ इतना ही बस, मतलब मेहनत ज्यादा हो जाती है। जी अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? जी, हाइट क्या है? हाइट होगी 5.9। 5.9। ओके। और मैं डायबिटीज लेवल भी मैं चेक किया ग्लूकोमीटर से, तो नॉर्मल में सर जैसा अभी बता रहे थे, और नॉर्मल रेंजेस में ही आ रहा है, जैसा नॉन डायबिटिक टोटली। जी अच्छा, ठीक। और क्या मेहनत ज्यादा होती है? क्या मतलब? मेहनत ज्यादा होने का क्या मतलब है? क्या काम करते हैं? दिन भर मेरा जो काम है ठहर कर फिरना है, बैठना का काम कुछ भी नहीं है, ठहर के काम करना, फिर चलना फिरना, वही ज्यादा काम है मेरा। तो इसमें मेरे को मतलब मैं जितना खाता हूँ उतना बॉडी में यूटिलाइज होता है, कुछ स्टोर होने के चांसेस नहीं है। तो लेकिन फिर भी फैट बता रहा था 1-2-3 साल से। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी जितना खाता था उतना बॉडी में ठीक रहता था, अभी ज्यादा स्टोर हो जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। जी अच्छा, कॉल करने का शुक्रिया। देखते हैं डॉक्टर साहब आपके लिए क्या कहते हैं। जी डॉक्टर। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि पहले आपके 2 सवाल का मैं यहाँ पर जवाब देना ज़रूर चाहूँगा कि एक तो पहला सवाल है कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वज़न 68 होना चाहिए, यानी कि आपका वज़न 80 kg यानी कि 12 किलो वज़न ज़्यादा है। और रहा आपका दूसरा सवाल कि सिर्फ मैं ठहरने का जॉब है, लेकिन यानी कि काम होता है। देखिए, ठहरना आप चाहे 1 घंटा नहीं, आप 10 घंटे ठहर जाइए। 10 घंटे ठहरने से आपकी कोई ख्याल है मूवमेंट कितना होता है, किस तरह का मूवमेंट होता है और क्या टाइप का मूवमेंट करते हैं आप, ये बात बहुत अहम हो जाती है। देखिए, मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो
रेगुलर जो एरोबिक एक्सरसाइज होते हैं या नॉन एरोबिक एक्सरसाइज की बात भी कर ले, तो अगर एरोबिक एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग होना या जॉगिंग होना या किस तरह के उसके अलावा और सीवियर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होते हैं, यानी कि अपहिल जाना है या डाउनहिल आना या अपहिल और डाउनहिल मिला के करना, ठीक है। और छोटे छोटे जो एक्टिविटी जो घर जो होते हैं, इस तरह के एक्टिविटीज, इसमें कई कैलोरीज बर्न होते हैं, फैट बर्न होता है, फैट मोबिलाइज होता है, दूसरे और बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज में फैट का कंजम्पशन यूज हो जाता है। उसे जब हम जाकर कहते हैं कि भाई फैट बर्न हुआ है। अगर आप दिन भर ठहर कर समझते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं या थकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, एक चीज। और दूसरी चीज है कि हमें यह जानना जरूरी है कि आपका कंजम्पशन कितना है, यानी कि आपका फूड कंजम्पशन कितना है। अगर क्योंकि उसका एक तरीके का कैलकुलेशन होता है फूड कंजम्पशन का, यानी कि 1500 कैलोरीज आप दिन में लेते हैं या 1800 लेते हैं या 2000 कैलोरीज लेते हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है कि कैलोरी कंजम्पशन कितना है। क्योंकि कैलोरी कंजम्पशन जब अगर हम आप कम लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके वॉक यानी कि एक्सरसाइजिंग अगर आपकी कम है, तो बात कोई बैलेंस में नहीं है। यानी कि इस तरह का बैलेंस होना चाहिए, ऐसा बैलेंस नहीं हो सकता। यानी कि बात ये होती है कि एक प्रोग्राम में आप डाइट अगर सो कॉल्ड आपके हिसाब से आप कहते हैं कि डाइट बराबर होती है, लेकिन ये मैं नहीं मानता। रीजन ये है क्योंकि कम से कम हम बाय डिफॉल्ट 3000 to 3500 कैलोरीज हम कंज्यूम कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कम करें कब करें, हमें यह दिखता है कि हम कम खाए हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि आप कितना खाए हैं। और एक चीज, और फिर कैलोरी कंजम्पशन तो एक्सीड हो चुकी है, फिर वॉकिंग जो हमारा जो एक्सरसाइज होता है वो इतना ही होता है। तो ये ये वॉकिंग इतनी होती है, कैलोरी कंजम्पशन इतना होता है, तो आप इसकी जो बात कर रहे हैं जो फ्री कैलोरीज की, वही तो है एक्स्ट्रा फैट जो आपके बॉडी में जमा हो रहा है या जमा होता है, जो खून में लिपिड लेवल्स बढ़ते हैं या चर्बी या लिवर के अंदर यानी कि कलेजे के अंदर फैटी लिवर हो जाना या मोटापन हो जाना या फैट का बन जाना, यानी कि 12 किलो वजन जो है आपका यही वजह से है। तो लिहाजा एक डाइट का प्रोग्राम और एक वॉकिंग का, दोनों भी अगर मॉडरेट वे में अच्छी तरह से अगर हम वाकई डेडिकेटली या डिसिप्लिन वे में अगर हम करते हैं, तो आपको 20% चांसेस है, ये स्टडीज है, ये रिसर्च हुई है और ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की मैं बात करता हूं। तो ये जब दोनों करते हैं तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपके 20% कम होने के चांसेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो साल भर तक भी ये करते हुए भी उनका 1 किलो या 2 किलो में भी फर्क नहीं होता। तो इस ऐसे टाइम में आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और ऐसे दवाएं जिसका कोई साइड इफेक्ट्स हो ही ना हो। तो जब ये बात हम करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको जरूर फायदा होता है। जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त हो चुका है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आपके डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे मिलने फिर आएंगे इंशाल्लाह। आपकी मेज़बान समीर राजी और आपके डॉक्टर की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए रूबी चैनल।